हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा फॉलिंग रुपी के ऊपर। ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और आप न्यूज़पेपर में ये देख रहे होंगे कि इंडिया का जो रुपी है वो फॉल कर रहा है। फॉलिंग रुपी या राइजिंग रुपी या स्ट्रॉन्ग रुपी, वीक रुपी, मतलब सिर्फ इतना होता है कि किस करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई में कुछ चेंजेस हुए हैं। रुपी $1 79 रुपी के आसपास है। कुछ टाइम पहले $1 75 रुपीज़ के आसपास था। उसके कुछ साल पहले शायद 50-60s के रेंज में रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि रुपी हैज़ फॉलन। जो वैल्यू थी उसकी पहले ज़्यादा थी, मतलब 50 रुपये दे के आपको $1 मिल जाता था। आज आपको $1 खरीदने के लिए 79 रुपीज़ शेल आउट करने पड़ेंगे। कुछ साल पहले $1 खरीदने के लिए आपको 75 या 76 रुपीज़ देने पड़ते। तो रुपी की पोजीशन इस लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रुपी वीक हुआ है। मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि रुपी की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए रुपी वीक हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग रुपी को डिमांड नहीं कर रहे हैं या वो नहीं चाहते कि भाई रुपी हमारे पास रहे, हमारे पास डॉलर चाहिए। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है तो लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर भी $1 कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि $1 मुझे मिल जाए, पर मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। और ज़्यादा स्थिति खराब हुई थोड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, $100 देने को तैयार $1 के प्रति। तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि कंट्री का उतना इकोनॉमिक क्लाउट उतना नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तभी उसका रुपी या उसकी जो लोकल करेंसी है ये फॉल कर रही है। अच्छा, ये केस इंडिया के साथ नहीं है स्पेसिफिकली। आप देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपका थाईलैंड, मलेशिया, आपका फिलीपींस, आपका पोलैंड, इन सब की करेंसी गिरती जा रही है। ओके, लगभग गिरी है। 2-4 देशों की करेंसी स्ट्रांग है इस वक्त पोजीशन में। एक है उसमें रशिया, रूबल जिसकी है, क्योंकि वो अभी वॉर में है। रशिया अपने गैस सप्लाई भी कर रहा है यूरोप को। अभी वो दे रहा है कि हम कह रहा है कि हम गैस सप्लाई बंद कर देंगे आपको। यूरोप थोड़ा घबराया हुआ है, तो काइंड ऑफ उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। ओके, तो इंडिया में जो रुपीज़ की कीमत है वो वीक हो रही है, ये है। और उसके हम देखेंगे रीजंस क्या क्या होते हैं। तो मोटे तौर पे हमारा सारा खेल इस बात का है कि हमारे पास डॉलर्स कितने रहते हैं और किस तरीके से हमारे पास डॉलर्स आते हैं। पहला रीज़न है कि इंडिया में रुपी वीक हो रहा है, वो ये क्योंकि हमारे कंट्री में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रहते हैं या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FPI एंड FII, ये वो लोग हैं जो मोटे तौर पे, आप सिंपल शब्दों में कहूँ, बाहर से इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। ओके, चाहे इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहे हो, इंडियन के शेयर मार्केट में लगा रहे हो, कि किसी इंडिविजुअल की कंपनी पे लगा रहे हो, स्टार्टअप पे लगा रहे हो, कैन बी एनीथिंग। आपने देखा होगा कि इंडिया में यूनिकॉर्न हो रहे हैं, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जो 1 बिलियन के ऊपर अपना टर्नओवर क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स इंडिया में हो रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये बोरोड मनी है। मतलब उस देश के लोगों ने या पैसे वाले लोगों ने हमारे देश का राइज देखते हुए उसमें पैसा लगा दिया। कुछ वैसा ही जैसे जब आपके पास अच्छा पैसा रहता है तो आप देखते हो यार प्लॉट कहाँ सस्ते हैं, एक प्लॉट खरीद लेते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं। आज थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हैं, जो भी हो, कहीं इन्वेस्टमेंट है, कोई आपका LIC वगैरह का कुछ पैसा आया, कुछ भी जो नॉर्मल घरों में होता है। तो वैसा ही समझ लीजिए कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है, जो अमेरिका में बैठे हैं, बाकी देशों में बैठे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हैं, रियल रिच पीपल, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट। अब वो लोग वो पैसा जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वापस? क्योंकि अमेरिका ने अपने देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखा है मतलब आप इसे कह सकते हैं बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखा है। मतलब अमेरिका में आप $100 बैंक में रखिए, कुछ महीने के बाद वो आपको $105 दे देंगे। मतलब 5% इंटरेस्ट रेट है या 2% इंटरेस्ट रेट है, 3% इंटरेस्ट रेट है। तो वो लोग अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका एक सेफर ऑप्शन है। अमेरिका में पैसा उनका सेफ है। अब ये बात कौन बताता है उनको कि अमेरिका सेफ है? बहुत सारे लोग बताते हैं। सबसे कॉमन जो बताते हैं वो होती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि आपके मूडीज की रेटिंग है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P रेटिंग है। ऐसे बहुत सारी वर्ल्ड में प्राइवेट कंपनी है। ये किसी भी इन्वेस्टर को ये बताती हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर देश में कितना सेफ है।
तो फॉर एग्जाम्पल समवन फ्रॉम इंडिया इट्स ही वांट टू इन्वेस्ट इन एन अफ्रीकन कंट्री कॉल्ड एज माली और फॉर एग्जाम्पल बोट्सवाना या कोई भी कंट्री, तो भाई वो बोलेंगे भाई यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा सेफ नहीं है, आप लगाओगे क्या पता सरकार वो प्रोजेक्ट को बंद कर दे, आपका पैसा लॉक हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि आप तो इसीलिए लगा रहे हो ना ताकि आपको इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले, तो ये आपका पैसा सेफ नहीं है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि सेफर ऑप्शन क्या है, अमेरिका है, क्योंकि अमेरिकन लोगों का ही जनरली पैसा है, तो बोलेंगे भाई अपने देश में इन्वेस्ट करो, बैंक यहाँ पे आपको पैसे दे रहा है, इंडिया में रिस्की इन्वेस्टमेंट है, सो दे बेसिकली पुल्लिंग आउट ऑफ मनी। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो ये है कि इंडिया का जो पैसा है वो भी मैं आपको चलो आगे बताता हूँ, तो वो बोरोड मनी के फॉर्मेट में आता है ना। ये वर्ड मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कि बोरोड मनी हम क्यों कह रहे हैं। तो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अच्छा दे रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से अच्छा पैसा बाहर लेके जाओ। इंडिया से जब भी पैसा बाहर जाएगा, पैसा मतलब डॉलर, जब भी बाहर जाएगा तो हमारा रुपी वीक होता जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा, रुपी वीक होता जाएगा। इस वक्त ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बाहर ले रहे हैं, दे आर पुल्ड आउट मनी, सो वीक होता जा रहा है। डॉलर इंडिया में आएगा, रुपी स्ट्रांग होगा, ओके कोई भी चीज़ अंदर आ रही है स्ट्रांग हो रहे हो आप, कोई भी चीज़ बाहर जा रही है आप वीक हो रहे हो, है ना। तो कुछ ऐसा ही है, तो डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है तो रुपी वीक हो रहा है। सेकंड है कि इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपना फॉरेक्स बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो रुपी को स्टेबलाइज करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि रुपी एकदम से गिरे। ये लोग पैसा लगा रहे हैं इंडिया में और इंडिया से खींच के जा रहे हैं पैसा, तो रुपी क्या आरबीआई क्या कर रहा है, होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके पास जो डॉलर है वो खर्च कर दे। कैसे, जैसे सितंबर 2021 में आरबीआई के पास $642 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, विच इज रियली गुड। It can basically take care of our imports for next for 16 months, around 15 to 16, मतलब 1.5 साल तक लगभग हमारा इंपोर्ट का जितना भी खर्चा है वो आरबीआई अपने इस फॉरेक्स से रख सकता है। पर ये फॉरेक्स अभी 593 बिलियन के आसपास है, जून 2022 का वैल्यू है, ये आरबीआई का ही वैल्यू है। तो आरबीआई ने काफ़ी डॉलर निकाल दिए इंडिया से बाहर ताकि वो इस रुपी के फॉल को रोक सके। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आरबीआई के रूल्स में कि दैट आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स इन इंडिया, मतलब कि कोई भी पैसा जो इंडिया में आता है, फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आता है, वो आरबीआई के रूट के थ्रू आता है। ओके, तो अब आरबीआई ने पैसा लगाया, इतना पैसा उसने कर लिया, लगभग कुछ 49-30 बिलियन के आसपास का अमाउंट है, वो इसलिए ताकि रुपी का फॉल को वो रोक सके। वो इसलिए, अब यहाँ पे मैं आपको बोरोड बताता हूँ। देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जिन्होंने डॉलर अर्न किए हैं, और इंडिया ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने डॉलर बोरो किए हैं। काफ़ी देशों ने डॉलर अर्न किए हैं, इंडिया ने डॉलर बोरो किए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डॉलर आ रहे हैं वो इस रूट से ज़्यादा आ रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मोटे तौर पे कोई मोटा सा सेठ वेट जो अमेरिका में बैठा है, कोई पैसे वाला है, वो इंडिया में अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि अमेरिका का कोई राकेश झुंझुनवाला टाइप का कोई आदमी है जो इंडिया मार्केट में पैसा लगा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इंडिया में जो पैसा लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे इतने सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको रोज़ खाना चाहिए, तो स्विगी है, जोमेटो है, इस टाइप की चीज़ें हैं, ओला उबर है, तो वो इंडिया में पैसा लगा रहा है इस तरीके से। ओके, पर बाकी देश जैसे कि चाइना, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि जापान, इन देशों ने अपना सामान बेच के पैसे कमाए हैं। इन्होंने, साउथ कोरिया ने हुंडई कार बनाई है, चाइना ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, गुड्स बनाए हैं, और वो गुड्स को वो बेच रहा है बाकी देशों में। और जब बाकी देशों में बेच रहा है तो पेमेंट किस में ले रहा है, डॉलर ले रहा है। तो डॉलर उन्होंने अर्न किए हैं। तो आप देखोगे कि वर्ल्ड में अमेरिका के बाद अगर सबसे ज़्यादा डॉलर किसी के पास है तो वो चाइना के पास है। चाइना ने इतने डॉलर कमाए हैं। जो हमारा रिजर्व यहाँ पे कुछ 642 के आसपास है, ये फिगर मुझे रफली याद है, ये 1600-1700 के आसपास हुआ करता था चाइना के केस में। इतना सारा उन्होंने डॉलर कमाया है, अर्न किया, क्योंकि सामान बेचा है। तो जो बोरोड डॉलर रहता है उसके साथ दिक्कत रहती है कि गारंटी नहीं है ना कि भैया रुकेगा कि ये जाएगा, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। अगर गारंटीड है कि इंडिया ने कुछ बेच के सामान कमाया है तो वो डॉलर इंडिया में इकट्ठा करेगा, क्योंकि अब हमने सामान तो बेच चुके हैं, तो पैसे हैं हमारे पास। पर अगर कोई हमारे में इन्वेस्ट कर रहा है सोच के कि यार इट्स राइजिंग फील्ड है, तो कभी भी पैसे वापस खींच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो डॉलर है वो बोरोड डॉलर है, ना कि अर्नड डॉलर है कंपेयर टू। तो फ्यूचरिस्टिक में, फ्यूचर चीज़ों में हमें डॉलर को अर्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके फाइन, तो ये आप सेकंड पॉइंट समझ गए। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट
विच इज़ बेसिकली इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये वैल्यू भी लगभग 13.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ओके, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, जिसे हम कहते हैं, मेरे ख्याल से आयात हिंदी में कहते हैं, हम बाहर से चीज़ें मंगवा बहुत ज़्यादा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसने से हम, जहाँ से हम लोगों ने, हमने जो भी बाहर से सामान मंगवाया है उनको हम पेमेंट किस में करेंगे, उसको हम पेमेंट करेंगे डॉलर में, इसलिए डॉलर इंडिया के पास कम बचे हुए हैं, ये भी एक रीज़न है। ओके, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया में बन रही है, बाहर किसी को डिमांड है तो हम आपको सप्लाई कर रहे हैं। इम्पोर्ट वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब इम्पोर्ट इंडिया क्या कर रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारे गाड़ियों में जो ईंधन आता है वो पूरा गल्फ नेशंस पे हम डिपेंडेंट है, वेस्ट पे डिपेंडेंट है, इंडिया के वेस्ट में ही है वो पूरा, तो गल्फ नेशन पे हम डिपेंडेंट है ऑयल सप्लाई के लिए, ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए। देन सेकंड चीज़ जो आज की प्रेजेंट स्थिति है वो है एडिबल ऑयल, जो हमारे खाने का तेल है वो हम उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बाहर के देशों में। जैसे कि अभी आपको पता होगा पाम ऑयल को लेके क्राइसिस हो रहा है ना, पाम ऑयल क्राइसिस, जो कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया जो कि पाम ऑयल का काफ़ी बड़ा सप्लायर है, उसने बोला था कि भाई अब हम पाम ऑयल नहीं दे पाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी उसमें आ गई। यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन अपने आप में सनफ्लावर ऑयल का काफ़ी बड़ा देश है, तो एडिबल ऑयल की बड़ी दिक्कत है। हम इंडिया में पाम ऑयल भी यूज़ करते हैं, जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं वो पाम ऑयल में तली जाती हैं, जो आप घर में तेल यूज़ करते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, इस टाइप के ऑयल है ना, तो एडिबल ऑयल की काफ़ी दिक्कत है, ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। देन कोयला, हमारे काफ़ी थर्मल पावर प्लांट, इनफैक्ट मेजॉरिटी जो थर्मल पावर प्लांट है वो कोयले पे चलते हैं, हमारे पास गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट काफ़ी कम है, तो कोयले से चलते हैं क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छी कोल है। पर इस बार गर्मी को ज़्यादा पड़ गई, अब गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो आपको एसी कूलर ज़्यादा चाहिए, एसी कूलर ज़्यादा चाहिए मतलब बिजली ज़्यादा चाहिए, और बिजली ज़्यादा तब बनेगी जब एक्स्ट्रा कोयला रहेगा। इंडिया में काफ़ी जगहों पे तो ऐसी स्थिति आ गई कि कोयला सिर्फ दिनों का बचा है, 1 या 2 दिन का कोयला बाकी है, नहीं तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म। थोड़ा परेशान होकर स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाले, जैसे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कोल को इम्पोर्ट किया। ग्लोबल टेंडर था, कोई भी देश जो हमें इस रेट पे कोल सप्लाई कर सकता है वो इंडिया को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कोल दे सकता है, विल पे यू। एक तो स्टेट वैसे गवर्नमेंट वैसे भी थोड़ी स्थिति उसकी फाइनेंशियली ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ का बर्डन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, तो कोल हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। फर्टिलाइज़र जो हम किसानों को देते हैं, क्योंकि इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एक यूरिया का बैग बहुत महंगा आता है पर हम उसे सिर्फ 200-250 की रेंज में देते हैं, है ना। इसी तरह डीएपी का बैग भी बहुत महंगा आता है, ये हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, और उसको भी हम काफ़ी सस्ते दरों पे देते हैं सब्सिडीज़ के फॉर्मेट में। इस सब्सिडीज़ को ऑफसेट करने के लिए हम लोगों पे टैक्स लगाते हैं, और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट रख लेती है, पर तब भी सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ओके, फिर इसके बाद ये तो इंपोर्ट है, तो मैंने बताया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते, बड़ा देश है। अभी रिसेंटली था हमने 400 बिलियन ऑफ हमारा एक्सपोर्ट हुआ, पर एक्सपोर्ट 400 बिलियन होके भी इतना सा है, इंपोर्ट कहीं ज़्यादा है। ओके, तो जब इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं तो जो जिससे हमने सामान मंगवाया उसको पेमेंट तो होगा, और पेमेंट किस फॉर्मेट में होगा, डॉलर के फॉर्मेट में होगा, एंड देयरफॉर इट इज़ मोर डिमांड ऑफ डॉलर इज बीइंग क्रिएटेड। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का ही खेल है कि रुपी वीक है। ओके, चौथा जो चीज़ आती है वो है गोल्ड इंपोर्ट। इंडिया एक ऐसा देश है जो गोल्ड को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। हमारे शादी विवाह घरों में गोल्ड एक सेकंड पैरेलल आप कह सकते हो, पैरेलल एक मोड ऑफ वेल्थ को स्टोर करने का तरीका है। इंडिया एक साल में लगभग 46.17 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा गोल्ड। साउथ के देशों, साउथ के स्टेट्स में हर जगह आपको गोल्ड का शॉप मिलेगा। एक छोटे से छोटा आदमी भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेवरात अपनी वो बेटियों को या बेटों को दे शादी के टाइम पे। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड में हमेशा टॉप फर्स्ट एंड सेकंड कंट्रीज़ के बीच में ही रहता है गोल्ड इंपोर्ट के मामले में। कौन? इंडिया एंड चाइना, गोल्ड कंजम्पशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो इतना हमने गोल्ड इंपोर्ट किया। ये गोल्ड इंपोर्ट इसलिए भी इस साल ज़्यादा था क्योंकि 1.5-2 सालों से शादियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो उस साल हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया था पिछले 2 सालों से, और इस साल लगभग हमने 46.17 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया। इतना इंपोर्ट करने की वजह से क्या है, गोल्ड के साथ दिक्कत ये है ना, एक लॉक्ड करेंसी है, मतलब आप घर में गोल्ड रखे रहेंगे, देंगे नहीं किसी को, क्योंकि आपको पता है कि घर से सोना बिकना मतलब एक बड़ी वो
सेंटिमेंटल बात हुई, घर का सोना बिक गया बच्चे की पढ़ाई में है या शादी में कुछ भी इस टाइप का, तो हम गोल्ड को ना होल्ड करके रखते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम भी निकाली, गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली कि भाई आप हमें गोल्ड दे दो, हम आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। पर लोगों को न बोले कि भाई सेंटीमेंटल वैल्यू, मेरे घर को दादी ने दिया था, उनका जेवरात है, वो नाना के यहाँ से आया था, वो इनके यहाँ से आया था, तो वो सेंटीमेंटल वैल्यू अटैच रहती है एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इंडियन टू बेसिकली सेल आउट इट्स गोल्ड। ओके, सो गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इस साल बहुत ज़्यादा रहा, शादी उसका रीज़न था। अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेमेंट किस में होगा, डॉलर में होगा, फिर से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो ये कुछ रीज़न है कि रुपी वीक क्यों है। फिर है ऑयल प्राइजेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया में ऑयल इंपोर्ट करता है यहाँ पे, पर ऑयल की जो प्राइजेस है इस वक्त तो बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है। पहले कुछ सालों तक ऑयल प्राइजेस, ऑयल का $30 $40 रुपये बैरल एक ऑयल चल रहा था, अभी $100 के ऊपर बैरल चल रहा है। इसका मेन रीज़न है आपका अनसर्टेनिटी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो वो देश हैं जो ऑयल जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं ऑयल को, जो ओपेक नेशन आप कहलाते हो, ओपेक नेशंस का जो ग्रुप है, काइंड ऑफ कार्टेल आप कह सकते हो, तो वो ऑयल प्राइजेस काफ़ी हाई करके रखा हुआ है क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी है। ज़्यादा तेल की कीमत होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा उनको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट आपका भले डॉलर के फॉर्मेट में होता है बट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये ऑयल की प्राइजेस हाई है, ये भी एक रीज़न है कि डिमांड ऑफ डॉलर बहुत ज़्यादा है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डॉलर थोड़ा सा आए हमारे पास भी, काफ़ी चीज़ों में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पहले जो इंडिया से बाहर भेजते थे हम 100 रुपये में भेज रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट 20 रुपये ड्यूटी लगाती थी अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम पे कि भैया हम ये ड्यूटी लगा रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी ड्यूटी को उसने बढ़ा के 40 रुपीज़ ड्यूटी कर दी है, तो वो चीज़ 140 हो गई है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है ना, वो उसको ये महंगा पड़ेगा, इंपोर्टर को भी जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा। पहले एक्सपोर्टर उस चीज़ को 120 में बेच रहा था, सामने वाला पार्टी खुश था, अभी इसी एक्सपोर्टर को 140 में बेचना है, जो इंपोर्टर है वो भी दुखी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा रखी है, ताकि वो डॉलर को होल्ड कर सके थोड़ा सा, कि डॉलर उसके पास रुके। इसी तरह गवर्नमेंट ने गोल्ड के इंपोर्ट पे भी ड्यूटी लगा रखी है कि गोल्ड बाहर से आता है तो 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है ना, कि इतना % तुम्हें देना पड़ेगा। तो भले 1 लाख का गोल्ड है, उस पर 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा, ताकि गोल्ड इंडिया में कम आए। ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाता जाएगा, चीज़ें रेस्ट्रिक्ट होती जाएंगी, है ना। तो ये रीजंस हैं इंडिया में कि रुपी इतना ज़्यादा वीक क्यों है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, आई थिंक ये आपको ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें, कौन कौन सी इशूज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड क्लासेस MPPSC और UPSC की छिंदवाड़ा में शुरू होने वाली हैं जल्दी ही 12th के रिजल्ट के बाद। तो जो 3 ईयर का प्रोग्राम रहेगा आपका UPSC का, 2 ईयर का रहेगा MPPSC का। यू कैन ज्वाइन, यू कैन enquire about the classes from the office. Okay, please take care of yourself.